वो पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अब हम आगे मूव करेंगे और अब आगे हम पढ़ेंगे वारेन हेस्टिंग के बारे में। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, उसके बारे वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसका शासनकाल देख लेते हैं, वारेन हेस्टिंग का कब से कब तक रहेगा। द्वैध शासन प्रणाली की बात करते हैं, ये 1765 से लेकर और 72 तक चली थी। द्वैध शासन प्रणाली 1772 से लेकर 1765 से लेकर 1772 तक चली थी। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 1772 से लेकर 1772 से लेकर और 1785 तक जो शासनकाल रहेगा, वो किसका रहेगा, वारेन हेस्टिंग्स का। किसका रहेगा, वारेन हेस्टिंग्स का शासन रहेगा। और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला, यहाँ पे ये जो भारत का अंतिम गवर्नर था, भारत का अंतिम गवर्नर, भारत का अंतिम गवर्नर था और पहला गवर्नर जनरल था, तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का अंतिम, अगर पहला पूछे भारत का पहला गवर्नर कौन था तो आप रॉबर्ट क्लाइव लिखोगे। अगर अंतिम पूछे तो आप क्या करोगे, वारेन हेस्टिंग्स करोगे। और पहला गवर्नर जनरल कौन रहेगा, वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर था। अब यहाँ से गवर्नर जनरल बन गया है पहला, ठीक है ना। तो यहाँ से पहला गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स था। और वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट आया था इंडिया के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। कौन सा एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट जो है इंडिया के अंदर आया था। इस एक्ट में क्या होता है कि मान लीजिए इस एक्ट ने क्या किया था, जो बंगाल के नवाब थे, नवाब की शक्ति को क्या कर दिया था, जो गवर्नर था, गवर्नर की शक्ति को क्या कर दिया था इसने, गवर्नर जनरल की शक्ति को क्या कर दिया था, इसने बढ़ा दिया था। अब गवर्नर जनरल की शक्ति को इसने क्या किया था, बढ़ा दिया था इस एक्ट ने। इस एक्ट ने जैसे इसको बढ़ाया तो जो अब ये इससे क्या होता है कि जो मान लीजिए वारेन हेस्टिंग्स था, अब इसके अंडर में जो दूसरे स्टेट्स के गवर्नर जनरल भी आने लगे थे। गवर्नर जनरल के अंडर में दूसरे स्टेट के गवर्नर आते थे, तो इसकी शक्ति बढ़ी वारेन हेस्टिंग्स की। तो ये दूसरे गवर्नर्स को क्या करने लगा था, दबाने लगा था और अपना अहंकार में ये ज़्यादा आ गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में जो है सुप्रीम कोर्ट की क्या होती है भाई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पे होती है, कोलकाता में। कहाँ पे होती है इसकी स्थापना, कोलकाता में इसकी स्थापना होती है। और इसके जो पहले जज थे वो एलिजाबेथ एम्पे जो थे, इसके पहले क्या थे भाई, जज थे। उसके बाद जो है 1884 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया भाई, पिट्स इंडिया एक्ट आया। इस एक्ट में क्या किया था, जो गवर्नर जनरल था उसकी शक्ति को क्या किया गया था, कम कर दिया गया था। इसमें क्या किया था, गवर्नर जनरल की शक्ति को, गवर्नर जनरल की शक्ति को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। पहले में रेगुलेटिंग एक्ट ने बढ़ा दिया और पिट्स इंडिया एक्ट ने इसको कम कर दिया। और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही व्यापार तथा प्रशासन को अलग रखा। पिट्स इंडिया एक्ट ने कहा था कि व्यापार तथा प्रशासन को अलग अलग रखा जाना चाहिए। व्यापार का प्रशासन के साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए भी, हमें अलग अलग रखना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1780 में ही पहले जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई थी।
जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना कब की गई थी? 1780 में ही, 1780 में पहले जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई थी। पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई थी, उसके तहत ही आगे हम देखते हैं। फिर उसके बाद आगे 29 जनवरी 1718 को भारत का पहला अखबार आया था भाई। इसी के टाइम में भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट आया था। कौन सा आया था? बंगाल गजट आया था। और बंगाल गजट की भाषा कैसी थी? इसकी भाषा कैसी थी? भाषा इसकी अंग्रेजी थी। भाषा इसकी कैसी थी? अंग्रेजी थी। और इसका जो संपादक किया था, किसने किया था? जेम्स हॉकी ने। किसने किया था? जेम्स हॉकी ने इसका संपादन किया था। संपादन जो है इसका जेम्स हॉकी ने जो है वो किया था। और आपसे पूछ लिया जाए कि जो वारेन हेस्टिंग्स था, इस पर महाभियोग भी चला था। ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चला था? इस पर महाभियोग इसलिए चलाया गया था क्योंकि देखिए, जो आप हमने बताया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में की गई थी। तो जैसे कोलकाता में इसकी स्थापना की गई तो वहाँ के जज के साथ इसे सैंड काट करके जो घसीटी राम था और नंद कुमार था। घसीटी और नंद कुमार जो था, उन्होंने कहा था कि ये जो है गलत यूज़ कर रहा है अपनी पावर का। उन्होंने कहा था कि जो वारेन हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग्स अपनी शक्ति का क्या कर रहा है? अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। शक्ति का क्या कर रहा है? दुरुपयोग कर रहा है। दुरुपयोग कर रहा है अपनी शक्ति का। चेत सिंह किसने कहा था? चेत सिंह, घसीटी बेगम और नंद कुमार ने। इसलिए क्या करता है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जज थे एलिजाबेथ एम्पे के साथ साठगांठ कर लेता है। और साठगांठ करने के बाद इनको क्या दिलवा देता है? फांसी दिलवा देता है। इन तीनों को, चेत सिंह, घसीटी बेगम को और नंद कुमार को, ये क्या करता है भाई? फांसी दिलवा देता है। तो पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था भारत का जिस पर महाभियोग लगाया गया था? एडमबर्ग ने इस पर क्या किया था भाई? महाभियोग लगाया था। किसने लगाया था? एडमबर्ग ने इस पर क्या लगाया था? महाभियोग लगाया था। तो भारत का कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर सबसे पहले महाभियोग लगा? तो वो है वारेन हेस्टिंग्स। और जिसने खुद आत्महत्या की थी वो रॉबर्ट क्लाइव था। उसके बाद हम जैसे यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कॉर्नवालिस आ जाएगा। इसका शासन रहेगा 86 से लेकर 1786 से लेकर और 1793 तक। किसका शासनकाल रहेगा भाई? कॉर्नवालिस का। किसका रहेगा? इसका रहेगा कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका नाम आ जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका क्या आ जाएगा भाई? नाम आ जाएगा। शासनकाल पूछे तो 1786 से लेकर 1793 तक इसका क्या था? शासनकाल जो रहा था। ये क्या था? आर्मी अधिकारी हुआ करता था भाई। लॉर्ड क्लाइव क्या होता था? ये आर्मी क्या होता था? ये एक आर्मी अधिकारी होता था भाई। क्या होता था? एक आर्मी अधिकारी होता था। और इसने कहा था कि जो बंगाल की जितनी भी सेना है उस पर क्या होगा? मेरा अधिकार होगा। बंगाल की सारी सेना पर क्या होगा? मेरा अधिकार होगा। ये बात इसने
बोली थी। और इंडिया के अंदर आप देखते हो इंडियन सर्विसेज कमीशंस, उसकी स्थापना भी इसने की थी। 21 अगस्त 1793 को इसने इंडियन सर्विसेज की स्थापना की थी भाई इसने। इसलिए हम 21 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं, इंडियन सर्विसेज डे हम मनाते हैं। तो इसने इसकी क्या करी थी भाई, स्थापना की थी। ये हो गया। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे 21 अगस्त 1793 को इंडियन सर्विसेज की स्थापना की थी और इसने 4 सत्तर न्यायालयों की स्थापना की थी। उसके बाद इसने क्या की 4 सत्तर न्यायालय की स्थापना की थी। इसने 4 सत्तर न्यायालय की स्थापना कहाँ कहाँ की थी, पटना में करी थी, मुर्शिदाबाद में की थी, मुर्शिदाबाद के बाद कोलकाता के बाद आगे आती है ढाका। तो ढाका में इसने क्या की थी भाई, 4 सत्तर न्यायालयों की स्थापना की थी। और भूमि के स्थायी बंदोबस्त का जनक किसको कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भूमि के स्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता किसको कहा जाता है, भूमि के स्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता किसे कहा जाता है, लॉर्ड क्लाइव को। क्या कहा ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भूमि के स्थायी बंदोबस्त का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। क्योंकि इसने कहा था क्या कि इसने ये कहा था भूमि के स्थायी बंदोबस्त में कि जो अब कर इकट्ठा करते थे, पहले कर इकट्ठा कौन करते थे, द्वैध शासन प्रणाली में जो कर इकट्ठा करते थे वो कर देना पड़ता था वहाँ पे, एक तो अंग्रेजों को प्लस बंगाल के नवाब को। फिर उसके बाद वारेंग हस्टिंग्स ने क्या किया था, वो पद वहाँ से उसने द्वैध शासन प्रणाली को उसने बिल्कुल ख़त्म करवा दिया था। उसके शासन पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का पद उसने चलाया था और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही अब क्या करेगा, कर इकट्ठा करता था। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे ही बनता है, इसने कहा था कि जो कर इकट्ठा करेंगे वो क्या करेंगे, जिम्मेदार अब एक कर इकट्ठा करेंगे। और जो जिम्मेदार कर इकट्ठा करेंगे वो क्या करेंगे, 1/1 मीन्स अगर किसी को 11 हिस्से कर अगर इकट्ठा होगा तो उसमें से 1 हिस्सा किसको मिल जाएगा, जिम्मेदार को मिल जाएगा। तो इससे क्या हुई थी, अंग्रेजों की जो आय थी वो तो फिक्स हो गई थी, लेकिन इस एक्ट ने या इस व्यवस्था ने स्थायी बंदोबस्त ने जो भूमि के किसान थे, किसानों को मरने के लिए मजबूर कर दिया था। क्योंकि ऐसा भी होता था ना कई बार कि मान लीजिए आपके खेत में फसल नहीं हुई तो फिर इनको कैसे देंगे टैक्स, भूमि में अगर कुछ नहीं होगा तो टैक्स कहाँ से देंगे। तो जिम्मेदारों को हर साल टैक्स देना पड़ता था, चाहे भूमि में फसल हो या ना हो। तो इसने ऐसा कौन सा बंदोबस्त था जिसने किसानों को मरने के लिए मजबूर कर दिया था, तो वो कौन सा था, स्थायी बंदोबस्त था। इसने मजबूर कर दिया था और इससे अंग्रेजों की आय क्या हो गई थी भाई, फिक्स हो गई थी। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं चार्टर एक्ट किसके समय में आया था। इसके समय में क्या आया था, चार्टर एक्ट। इसके समय में कौन सा एक्ट आया था भाई, चार्टर एक्ट आया था इसके टाइम में 1793 में चार्टर एक्ट इसके टाइम में आया था। और इस एक्ट में ये कहा गया था कि जो अब दी जाएगी, मान लीजिए जो सैलरी पहले अंग्रेज अधिकारी की सैलरी अब कहाँ से दी जाएगी, अंग्रेज अधिकारी की सैलरी अब भारत से दी जाएगी। अधिकारी की सैलरी अब कहाँ से दी जाएगी, भारत से। उसकी सैलरी अब क्या की जाएगी, भारत से दी जाएगी। पहले क्या होता था कि अंग्रेज अधिकारियों की सैलरी कहाँ से आती थी, ब्रिटेन से आती थी। लेकिन अब इस एक्ट ने क्या किया था कि भाई जो अंग्रेज वो जो थी कि अब कहाँ से आया करेगी, इंडिया से ही उसकी सैलरी आया करेगी। और ये कहा गया था चार्टर एक्ट में कि चार्टर एक्ट हर साल 20 साल बाद जो है आया करेंगे।
उस टाइम से लेकर अगर हम आज तक देखते हैं तो हर साल जो है चार्टर एक्ट जो है आ रहे हैं। तो 20-20 साल के बाद चार्टर एक्ट आगे चलते चले गए थे। आगे उसके बाद हम देख लेते हैं कौन से आए थे। उसके बाद जॉन सोर का शासनकाल रहेगा 1793 से लेकर और 1798 तक जो है जॉन सोर का शासनकाल रहा। ये कौन थे? गवर्नर जनरल थे, लेकिन इनके टाइम में इतना कुछ नहीं हुआ, तो इनको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। जिसका ज़्यादा शासनकाल हम नहीं पढ़ेंगे, ना ही इसका कुछ ज़्यादा कुछ देखने को मिलता है। उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 1798 से लेकर 1805 तक किसका शासनकाल रहा? वेल्जली का। किसका शासन रहा? वेल्जली का। वेल्जली को क्या कहा जाता है? सहायक संधि का जन्मदाता। इसको क्या कहा जाता है? सहायक संधि का जन्मदाता किसको कहा जाता है भाई? लॉर्ड वेल्जली को क्या कहा जाता है? सहायक संधि का जो है जन्मदाता कहा जाता है। इसके टाइम में ही 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में हुई थी। और 1803 में इसके शासनकाल में ही अंग्रेजों का पूरे भारत पर अधिकार हो गया था। अंग्रेजों का पूरे भारत पर अधिकार हो गया था। पूरे भारत पर अधिकार कब हो गया था? 1803 में। पूरे भारत पर अधिकार 1803 में जो है हो गया था। 1804 में इसने क्या किया था? 1804 में इसने शिशुवध हत्या पर 1804 में इसने जो शिशुवध हत्या पर क्या किया था? प्रतिबंध इसने क्या किया था? प्रतिबंध जो है इसने लगा दिया था। और उसके बाद इसने समाचार पत्र पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। भारत का पहला हमने पूछा था कि समाचार पत्र पर भी इसने क्या कर दिया था? समाचार पत्र पर प्रतिबंध भी इसने क्या लगा दिया था। और लॉर्ड वेल्जली ने कहा था कि मैं क्या हूँ? बंगाल का शेर। इसने कहा था अपने आप को बंगाल का शेर इसने अपने आप को कहा था कि बंगाल का शेर मैं हूँ। लेकिन अगर वास्तव में हम देखते हैं, बंगाल का जो शेर कहा जाता है, वो बंगाल का शेर किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। क्योंकि जो मान लीजिए 1799 में टीपू सुल्तान और वेल्जली के बीच में क्या हुआ था भाई? 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान क्या है? वो हार गया था। टीपू सुल्तान क्या था? वो हार गया था। और इस प्रकार से ये जो है, इसने वास्तव में जो था टीपू सुल्तान था वहाँ का, जो यहाँ का बंगाल का शेर, लेकिन इसने वेल्जली ने खुद को कहा था कि मैं बंगाल का क्या हूँ? शेर हूँ। तो दोस्तों फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने इतना ही बताया। अगले में हम आगे पढ़ेंगे और ज़्यादा, ताकि क्लास जो है बड़ी ना हो जाए, तो इसलिए छोटी वीडियो आज चलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लग रही हैं तो यार इस चैनल को क्या करें, आप पहले इस वीडियो को शेयर करें। चैनल्स को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को आपको प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन चली जाए। प्लस आपको लाइक कर देना है वीडियो को, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी और हेल्पफुल लग रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर आऊँगा। इस टॉपिक को आगे और बढ़ाएंगे और यहाँ से सारे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो हमने कंप्लीट किए गए हैं। और आपको पता है कि गवर्नर जनरल का डाउट क्लियर हो गया वायसराय का। उसके बाद ये वायसराय ही राष्ट्रपति बनेगा।
स्वतंत्रता के बाद। तो इतना हमने पढ़ लिया है। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर आऊँगा, इसको जारी करूँगा कि तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।